नमस्कार साथियों, मैं हसनैन रजा आप सभी के समक्ष पुनः उड़ान आईएएस एकेडमी के इस डिजिटल मंच में उपलब्ध हूं। आज आपके समक्ष उपस्थित होने का उद्देश्य बाकी दिनों से थोड़ा हटके है। हटके इसलिए है क्योंकि आप मेरे बाईं ओर देख पा रहे होंगे, श्रद्धा कर्श मैम बैठे हैं। आज का उद्देश्य वैसे तो केवल एक उद्देश्य को लेकर नहीं, बहुत सारे उद्देश्य है इसके। कि पहला तो ये कि जो अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के दौरान मैं देख पा रहा हूं कि जब एग्जाम का डेट नहीं आ रहा है तो अधीर हो जा रहे हैं। दूसरा ये कि कई सारे जो सवाल है आपके मन में है जो आप मैडम से पूछना भी चाहते थे। यूट्यूब में मैं कमेंट देखा, मैडम के प्रति लोगों को ज्यादा लगाव रहा, तो सबसे पहले मैडम को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं आपके समक्ष। और तीसरा ये कि उड़ान आईएएस एकेडमी इस डिजिटल मंच से आपको वो संघर्ष बताना चाहता है जिस संघर्ष को झेल करके हम लोग आज सब इंस्पेक्टर बने हैं, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में चयनित हुए हैं। ये कई लोगों के लिए इस तरीके से काम करेगा कि जब भी आप डिमोटिवेट हो जाएं, तो आपको ऐसा लगे कि 5 चरण है, किसी एक चरण में ऐसा लगे कि अब बस और बर्दाश्त नहीं होता, अब हो गया, छोड़ देते हैं, तो आप लोग को वहां पर ये चीज काम आएगी। तो चालू करते हैं इसको बिना देरी किए हुए। स्वागत करते हैं हम श्रद्धा कर्श मैम का। थैंक यू सर। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए, आपके सवाल बहुत सारे हैं। चालू मैं इससे कर रहा हूँ कि कैसा महसूस कर रहे हैं दरोगा बन के? शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगा, जब रिजल्ट आया तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। माता पिता के चेहरे में खुशी देखी और सब बहुत अच्छा लगने लगा कि सब रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और बहुत अच्छा ये लगा कि वर्षों का जो संघर्ष था हमारा, आज उसका फल हमको मिल गया जी। ये चीजें बहुत अच्छी लगी। बाकी अब तो सब पहले जैसा ही हो गया है, पहले जैसे नॉर्मल हो गया है। अब ऐसा कोई ऐसा फीलिंग नहीं आ रही है कि कुछ अलग हो गया है जीवन में? हाँ, अलग तो हो गया है। पहले जैसे लोग एक नॉर्मल इंसान के तौर पे देखते थे, आज कहीं जाते हैं तो ये बोला जाता है कि अरे मैडम आ गई, दरोगा मैडम है, इस तरीके से सम्मान दिया जाता है, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। और साथ में माता पिता को भी ये बोला जाता है कि ये दरोगा के माता पिता है, तो वो सुन के और देख के बहुत अच्छा फील होता है। एकदम सही है। इसमें हालांकि ये आपका पॉडकास्ट है, मैं एक चीज जोड़ रहा हूँ उसमें। क्या होता है कि मतलब सब इंस्पेक्टर तो मैं भी बना हूं, तो ये फीलिंग सेम होगी शायद हम लोग की, आप शायद रिलेट कर पाए। इसमें ये है कि बहुत सारी चीजें चलती है लाइफ में, बहुत सारी चीजें एक साथ चलती है, और पहले उसे ओवरकम कर पाना मेरे को थोड़ा सा कठिन लगता था। लेकिन जब से रिजल्ट आया है और अब कोई परेशानी सामने आती है एक साथ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ तुरंत कि अरे यार मैं तो सब इंस्पेक्टर हूँ। उसके बाद मेरी बाकी की जितनी भी परेशानी ना बहुत छोटी लगने लग जाती है। आपके साथ भी शायद होता होगा। हाँ, ये फील होता है कि एक बेस है अपने पास, एक बेस है। आज नहीं तो कल हम लोग जल्दी ही ज्वाइनिंग पे जाएंगे, ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट होगी, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना वो दूर हो जाएंगी, ये फील आता है। ठीक है। अच्छा, तो इसमें सबसे मुद्दे पे आते हैं कि सबसे पहले आप बताएंगे कि जो 5 चरण हुए हमारे, है ना, सब जानते हैं इतना लंबा चौड़ा चरण। मतलब 2018 में फॉर्म व्यक्तिगत तौर पे मैं भरा था। आप कब फॉर्म भरे थे? 2018 में भरे थे, तो बस आप पुराने चावल हो मेरे जैसे। तो 18 में जितना मेरे को याद आ रहा है, सितंबर में हमने फॉर्म भरे थे, अगस्त सितंबर 2018 में फॉर्म भरे थे। वो मेरी तो पहली परीक्षा थी। टारगेट मेरा यही था कि वर्दी चाहिए तो बहुत आसानी से यहाँ पर मिल सकती है। 2018 से 28 अक्टूबर 2024 तक के आपने वो धीरज के दामन को कैसे थाम के रखा था, जब कई बार होप भी नजर नहीं आती थी कि आप तो ऐसा लगता था कि रद्द ही हो जाएगा पेपर, तो कैसे आप धीरज थाम के रखे थे? 2018 में जब वैकेंसी आई, फॉर्म भरा, तब तो पता नहीं था कि कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन जैसे ही डिले होते गया तो एक उम्मीद सी होती गई कि हाँ अब हम भी कुछ कर सकते हैं, समय मिल गया है। और शायद समय भी इसीलिए मिला है कि हम कुछ करें, ऐसा ही बने। फिर धीरे धीरे जब प्रोसेस आगे हुआ तो लगा कि हाँ अब प्रिपेयर हो चुके हैं। जब और डिले हुआ 2021-22 में जब वैकेंसी दोबारा आई, तब ये लगने लगा कि चलो अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ।
कि मैं ऐसा ही बन सकती हूँ। और मैं तो उस टाइम शुक्रिया करती थी भगवान का कि चलिए अच्छा हुआ कि मेरी 18 में नहीं हुआ तो अच्छा हुआ, ये मेरा था। क्योंकि उस टाइम मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि एसआई बनना कैसे है, एग्जाम कैसे होते हैं, कितने चरण होते हैं, मुझे कुछ पता नहीं था। कुछ पता नहीं था। तो 2022 वाला जब वैकेंसी आया ना, तब मैं ज्यादा खुश हुई कि चलो अब सही है, ये बहुत ज्यादा अच्छा मौका है। उसके बाद जब डिले हुआ तब समस्याएं बढ़ती गई, क्योंकि कहते हैं ना कि लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, वैसा टाइप से था हमारा सिचुएशन कि तुरंत अब कुछ ना कुछ कर जाएंगे। और जोश भी था, भरपूर जोश था। लेकिन धीरे धीरे डिले होते गया तो ये दुविधा बढ़ती गई कि भर्ती रद्द ना हो जाए, क्योंकि 5 चरण पूरे करना, फिर यहाँ तक आ पाना, और ऊपर से इतना लंबा इंतजार। क्योंकि अब लगने लगा था कि अब तो वक्त कम है, अब उम्र भी जा रही है, समय भी जा रहा है, और आगे की तैयारी भी नहीं हो पा रही। ये सारी समस्याएं आती गई, तो धीरज भी धरना पड़ा और समस्याएं भी आती गई, सब चीज होते गया धीरे से। मतलब ऐसी कोई स्पेशल रणनीति नहीं थी कि अगर इस बीच में कुछ हो जाता है तो उससे कैसे निपटना है? इस बीच में अगर भर्ती को कुछ होता है तो मैं एक अपना बैकअप प्लान लेके चली थी कि स्टेट का तो वैकेंसी आ नहीं रहा है, और फिलहाल किस चीज की तैयारी करूं। तो मैं एसएससी का कंटिन्यू तैयारी करी थी, जिसमें से एसएससी जीडी वगैरह का मेरा क्लियर हुआ था, और एसएससी एमटीएस में मैं जीडी क्लियर की थी। मैं उसको ज्वाइन नहीं की। हाँ, सब इंस्पेक्टर के लिए कि दोबारा आना पड़ेगा, फिर ऐसा उसमें ये था ना, पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा कि ज्वाइन हम कर लेते हैं, बीच में अगर छोड़ते हैं हम, और इसकी अगर ज्वाइनिंग हो जाए, अगर बीच में छोड़ना पड़े तो पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा। तो मैं ये सोच के उसको ज्वाइन नहीं की कि पेनल्टी चार्ज कहाँ से लाऊंगी, मतलब आर्थिक समस्याएं की वजह से। हाँ, ये था। तो अगर आपको ऐसा ठीक लगे बताना है ना, तो आप हम लोग को आपके संघर्ष के बारे में आप बेहतर जानेंगे। मैं इनका दोस्त भी हूं, मैं थोड़ी बहुत बातें जानता हूं। आपको अगर बेहतर लगे तो आप इस मन से उन लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं जो संघर्ष आपने देखा है, अपना संघर्ष देखा है। शुरू से शुरुआत करना चाहूंगी, स्कूल टाइम से। हाँ, स्कूल टाइम से 9वीं तक मैं अपने नानी नाना के यहाँ बहुत अच्छे से पली बढ़ी, और किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं है। फिर एक समय आया जब माता पिता भी ये सोचने लगे कि अब बच्ची, बचपन से मैं वहां थी तो हमारे पास आए, हमारे साथ रहे, और फिर उसके बाद तो उसका शादी का दिन आ जाएगा, ऐसा विचार था उनका। तो फिर मैं 9वीं के बाद 10वीं में अपने घर गई, और 10वीं से मैं जब घर पहुंची ना, तब मैं अपने घर के हालातों से रूबरू हुई कि मेरे घर में हो क्या रहा है। और इतने सालों से तब तक पता था, हल्का फुल्का जो भी था पता था, लेकिन इतना भी स्थिति खराब है ये नहीं पता था। और तब तक मैं शायद ये समझने के लायक हो गई थी कि हाँ, मैं भी अब माता पिता के साथ सहयोग कर सकती हूँ, मतलब इतना कुछ तो कर सकती हूँ कि मम्मी पापा का हेल्प हो जाए घर में, मतलब उनके ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। मैं 10वीं में ये चीज सोचने लगी थी। अच्छा, तो आपके मतलब स्थिति अगर ठीक नहीं थी तो मतलब भाई, अगर आपको ठीक लगे, से व्यक्तिगत तौर पे भी अगर आपको ठीक लगे तो आप शेयर कर सकते हैं, मतलब आर्थिक समस्या इतनी कैसे उत्पन्न हो गई थी? ये तो फैमिली का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बड़े पिताजी और पिताजी के बीच का। अच्छा। हाँ, तो ये बहुत बड़ा सा महाभारत सा हो गया। उसके बाद पिताजी का जॉब भी था, तो अपने बड़े भाई के लिए उन्होंने जॉब को छोड़ दिया। ये बोल के छुड़वा दिया जाता था कि घर का खेती किसानी है, आप घर संभालो, मैं जॉब पे हूँ। वो जॉब पे थे, वो आबकारी अधिकारी थे बड़े पिताजी, तो वो ये बोलते थे कि मैं जॉब करूंगा, तुम घर संभालो, ऐसा था। तो उस टाइम भाई भाई में चलता था कि बहुत मानते थे, चलिए हो गया ऐसा वाला। बाकी अब उसके बाद जो हुआ ना, वो दुखदाई था। बंटवारा ना देना, बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ी समस्याएं हैं। अगर डिटेल से बोलूं तो आधा समय उसी में चला जाएगा। नहीं तो आप कोई भी ऐसी बात बता सकते हैं कि मतलब लोगों को समझ में आए कि वाकई में मतलब संघर्ष जो होता है, असली संघर्ष क्या होता है। मैं एक चीज बताना चाहूंगी। जब मैं 10वीं में आई, 10वीं का एग्जाम होने वाला था, मार्च अप्रैल में होता है। फरवरी के महीने में हम लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा था, बहुत अच्छे से याद है। और ये फरवरी का महीना मेरे को कभी अच्छा नहीं लगा। उस साल के बाद से आज तक मेरे को फरवरी का महीना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो रीजन ये था कि घर की स्थिति इतनी खराब थी, घर में चावल नहीं था। मेरी माँ एक दिन पहले का जो बचा हुआ था रात का, तो उसको बचा था ना, तो उसके साथ लेने के लिए मतलब सब्जी वगैरह वो भी नहीं था ना, उसको वो पानी में डुबाई, बासी बनाई, और दूसरे दिन उसको अचार और मिर्ची की चटनी में दी। वो भी तब जब मैं स्कूल से वापस आई, तब प्रैक्टिकल कंप्लीट करके ना, 10वीं की हाँ 10वीं के बोर्ड एग्जाम के टाइम पे। तो उस दिन से ना मैं समझ गई थी कि ना, अगर मैं कुछ नहीं करूंगी ना तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ सकती।
हाँ, तो वो दिन था ट्रिगर जैसा काम। हाँ, और आज का दिन है। इसलिए फरवरी का महीना जब भी आता है ना, और खास करके वो दिन भी, वो 14 फरवरी का दिन था, तो वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। 14 फरवरी का दिन, प्रैक्टिकल एग्जाम तो अलग बात है, ये एक ना जिंदगी में छाप छोड़ गई कि ऐसा हुआ था मेरी लाइफ में, और शायद ना इस चीज ये होना था, और शायद ये हुआ, इस वजह से मैं आज यहाँ हूँ, मैं मानती हूँ। फिर ऐसा दिन तो दोबारा नहीं आया, लेकिन जो भी था ये मत आए किसी के जीवन में, बस। सही है, मतलब सबका अपना संघर्ष रहता है, आपका संघर्ष ज्यादा है इसमें। मतलब मेरे मन में जो आता है सबका अलग अलग संघर्ष है, लोग अलग अलग तरीके से मोटिवेट होते हैं, ओवरकम करते हैं, वापस आते हैं अपनी तैयारी में। आपको जब ये सब चीजें आती थी, जैसे कि अभी आपको ये याद आई, तो आप मैं देख पा रहा हूँ भावुक हो गए, तो आप ओवरकम कैसे करते थे? मतलब सेल्फ मोटिवेशन के लिए आप ऐसा क्या काम करते थे कि ये सब चीजें तो है ही, अगर ये सब चीजें जैसे मेरे को लगता है कि कमजोर करती है आदमी को, भावनाएं कमजोर करती है, तो ये सबसे ओवरकम कैसे होते थे आप? उस टाइम तो छोटी थी ना, तब ये लगता था कि रो दिए दीदी के सामने। मेरी दीदी बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, मैं दीदी के सामने घंटों रो देती थी कि हाँ, अपनी बड़ी दीदी के सामने रो देती थी। फिर धीरे धीरे अब बड़ी होती गई, देखती गई कि दीदी के पास भी समस्याएं हैं, जैसे मेरे पास समस्याएं हैं तो उसकी भी समस्याएं हैं। तो फिर मैं ये सब चीज नहीं करने लगी, रोती थी अकेले में रोती थी। जब मैं आगे पढ़ने के लिए बिलासपुर आई, तब मैं घंटों रात को 3 बजे 4 बजे तक मैं छत पे बैठ के अकेले रो लेती थी, मन को हल्का करने के लिए। फिर धीरे धीरे अध्यात्म की ओर चलने गई। किसी के सामने ये सब नहीं, किसी के सामने नहीं की। सही भी है, किसी के सामने अगर आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करोगे ना, तो सामने वाला अपने मन में आपकी छवि, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कमजोर टाइप का बना लेता है। 1-2 बार मैं रोई, दोस्तों के सामने रोई, तो सामने में तो नहीं, लेकिन कुछ सुनने में आया ऐसे कि इनके मुंह से कि ऐसा बोला गया तेरे बारे में, तो ये सारी चीजें ना और ज्यादा दुखदाई लगी। इस वजह से ना मैं रोना बंद कर दी दूसरों के सामने। फिर मैं खुद अकेले में रोती, खुद को समझाती, और ज्यादा ही अगर लगता तो मैं मंदिर जाके घंटों बैठ जाती वहां भगवान के सामने, और उनसे प्रश्न करती कि ऐसा दिन क्यों आ रहा है, क्या मेरी मेहनत में कमी है या किसी चीज में कमी है, मैं कहाँ पे ऐसा कुछ कर सकूं जिसकी वजह से अच्छे दिन आ सके मेरे लाइफ में। तो कुछ समय बिताने के बाद शायद, मतलब मैं ज्यादा ही आध्यात्मिक हो गई थी, इस वजह से मुझे लगता था कि वहां पे मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिल रही है, और मैं धीरे धीरे मतलब शांत होते गई। बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहती थी, चिड़चिड़ापन आता था, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा, बहुत गुस्सा। धीरे धीरे वो कम होते गया, बहुत शांत होते गई, समझाते गई अपने आप को। फिर एक दिन ऐसा आया कि अब लगता है कि बस कितना भी समस्या आए, सामने वाले को दिखना नहीं चाहिए, सामने वाले को बिल्कुल भी वो समस्या दिखनी नहीं चाहिए। मेरी समस्या सिर्फ मेरी है और सिर्फ उसको मैं सुधार कर सकती हूँ, बस। यही है कि जो हमारे दर्शक इसमें देख रहे हैं कि समस्याएं सबके जीवन में है, किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, लेकिन आप उसको अगर दुनिया को शो करोगे तो दुनिया आज की डेट में ऐसे, मतलब लोग आपके आसपास ऐसे नहीं है कि आपको हाथ बढ़ाएंगे ऊपर खींचेंगे, बल्कि पैर पकड़ के नीचे खींचने वाले लोग ज्यादा है। तो वही है, आप अपनी परिस्थिति बेहतर समझते हैं, और मोटिवेशन का तो ये है कि जैसे कि मैडम, जितना मैं समझ पाया, मोटिवेशन खुद की परिस्थितियों से लिए मैडम, कि अगर वो सब इंस्पेक्टर नहीं बनते या फिर कोई सरकारी पोस्ट में नहीं जाते तो वो और क्या करते, फिर उनके पास और क्या विकल्प होता। तो ऑप्शन नहीं था, अपनी परिस्थितियों से मोटिवेट होते रहे मैडम, और यहाँ तक के पहुंचे हैं। तो मैं सही बोल रहा हूँ? जी। मैम, मतलब मैं ये बात को निकालना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं लोगों को। मैं देखता हूँ छोटी छोटी चीज में, मतलब मैं बहुत सारे बच्चे लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ छोटी छोटी सी बात में लोग एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तुरंत, कि ये ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया, तो मैं पढ़ाई नहीं किया ऐसा, या फिर मेरी पढ़ाई छूट गई क्योंकि ये कारण था, ऐसा छोटा मोटा कारण बता के लोग छोड़ देते हैं या भागते हैं अपनी परेशानी से। आपने एक बार बताए थे, मतलब जो घर वाली बात, कि घर में पढ़ते समय ऐसा भी हो जाता था। एक बार मैं चाहता हूं कि आप वो बात अपनी रखें एक बार बच्चों के सामने, कि लोग समझे उस पराकाष्ठा को, कि आदमी कितना सहन करता है अपने जीवन में, तब कभी जा करके एक पोस्ट, उसको एक छोटा सा सरकारी पद मिलता है।
मैं कक्षा 11वीं में थी। जब मैं 10वीं में थी, वाला किस्से के बाद मैं बहुत अच्छे से समझ गई थी कि मुझे करना क्या है। कक्षा 10वीं का एग्जाम दिलाने के बाद जब मैं 11वीं में आई, तब बरसात का मौसम, जुलाई का महीना, तब से मैं काम ढूंढना शुरू कर चुकी थी कि मैं क्या करूं कि मेरा साइड इनकम होते रहे, मेरी पढ़ाई भी होते रहे, साइड इनकम भी होती रहे। तो मेरी दीदी के एक मित्र थे, उन भैया से मेरा परिचय हुआ। वो सरस्वती शिशु मंदिर में गांव के ही पढ़ाते थे। वो बोलने लगे कि मैं इंग्लिश का ट्यूशन कराता हूँ, तू मैथ्स लेके मैं पढ़ने लगी थी, तू मैथ्स पढ़ती है तो तू एक काम कर, छोटे बच्चों को क्लास 1 2 से लेकर 5th तक का पढ़ा लेगी, तो तू एक काम कर, वहां से क्लास 1 से 5th तक का तू ट्यूशन करा। उस टाइम पे ट्यूशन में 50 रुपए मंथली का मिलता था एक बच्चे के पीछे। मैं ऐसा कमाती थी, 4-5 बच्चे मिल गए, उतने में मैं संतुष्ट थी। मैं इतनी संतुष्ट थी कि 200 रुपए में, मैं महीने के 200 रुपए में मैं संतुष्ट थी। मैं स्कूल से आती थी, मैं साइकिल से स्कूल जाती थी, 1 किलोमीटर पड़ता था, 10 मिनट लगते थे। उस स्कूल से यूनिफॉर्म चेंज की, तुरंत मैं जाती थी पढ़ाने। मैं आती थी जब पढ़ा के, तो मेरी मम्मी को ये पता रहता था कि मेरी बेटी थक चुकी है। गर्मा गर्म खाना बनाती थी उसी टाइम को, दिन का सुबह का 10 बजे का खाया मैं शाम को 7-8 बजे तुरंत खाती थी और पढ़ने के लिए बैठती थी। तो ऐसे ऐसे दिन को जब मैं याद करती हूँ, देखती हूँ, तो लगता है कि नहीं, ऐसे दिन आने जरूरी थे। क्योंकि मैं बिलासपुर आने के बाद ऐसे बच्चों को देखी हूँ जिनके पास बहुत सुविधाएं थी, बहुत ज्यादा सुविधाएं, लेकिन उन लोग कुछ नहीं कर पाए। तो यहाँ पे मैं नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ना मैं खुद पे प्राउड फील करती हूँ जब मैं अपने आप को देखती हूँ और उनको देखती हूँ। वो घंटों पढ़ते हैं, लाइब्रेरी जाते थे, उनके पास सुविधाएं, इतनी सुविधाएं थी कि मैं बता नहीं सकती। मैं तो मेरी रूममेट लोग का बुक लेके पढ़ती थी। मेरे पास बुक की भी कमी रहती थी ना, बुक खरीदने के पैसे नहीं रहते थे, तो मैं अपनी रूममेट लोग का बुक पढ़ती थी। उन लोग भी बहुत अच्छे थे कि बोलते थे कि दीदी आप पढ़ लीजिए जितना आपको पढ़ना है। मैं दूसरों का बुक लेके आती थी, पढ़ती थी, नोट्स बना लेती थी, मतलब जहां से सोर्स मिल जाए मैं वो सारी चीजें कर लेती थी कि मेरे को जहां से जो चीजें मिल जाए, मेरे जहां से ज्ञान मिले सब बटोरते चलो, ऐसा था। यहाँ तक कि बच्चों के, जहां मैं ट्यूशन कराने जाती थी, पढ़ाती थी, तो उन बच्चों का जो बुक था वो एनसीईआरटी पैटर्न का था। तो सारे इंग्लिश और हिंदी के सारे क्वेश्चन मैं तो फोटो क्लिक करके लाती थी और उनको मैं बहुत अच्छे से ना नोट्स बनाती थी ताकि मेरे को बुक ना लेना पड़े। और बुक लेने जिन बच्चों को पढ़ाते थे उन्हीं के नोट से फोटो खींच के लाके मैं पढ़ाई करती थी। और बुक ना लेना पड़े, इसका रीजन ये रहता था कि 5-6 हजार महीने का मिल रहा है, उसमें मैं रूम रेंट दूं कि अपना राशन पानी कंप्लीट करूं कि मेरा खुद का खर्चा पूरा करूं, उसके बाद बुक कॉपी पुस्तक लो, इतना सब चीज। और मैं घर से कभी पैसे नहीं लेती थी, बहुत कम, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे पिताजी नहीं दे पाएंगे ना, इस चीज को मैं जानती थी, तो मैं क्यों उनके ऊपर बोझ बनती। ये होता है, ये मेरे साथ भी होता है। अब तो ऐसा हो गया कि पिताजी पैसा दे भी सकते हैं, लेकिन मैं कई बार सोचता हूँ कि नहीं यार, इतने दे सके या ना दे सके, लेकिन अब मन नहीं करता कि ले। मतलब अब मन नहीं करता कि हाँ क्यों तकलीफ दे, अपनी जरूरतों को कम कर देते हैं ना, क्यों हम दूसरों का देखकर। ये होता है ना, मैं एक चीज बताना चाहूंगी। मैं बिलासपुर आने के बाद 3 महीने तक भटक गई थी का मतलब ये कि चकाचौंध में गुम हो गई थी। चकाचौंध में गुम हो गई थी कि लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, लोग जींस पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, मैं भी लूं। हाँ, वो खर्चा कर रहे हैं, एसेसरीज में खर्चा कर रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, मैं भी लूं। वो चकाचौंध में मैं गुम हो गई थी 3 महीने तक। तो मैं ना पैसों का गलत इस्तेमाल करने लगी थी। बिलासपुर में मैं भी पढ़ाने के लिए जाता हूँ, मैं वाकई में बिलासपुर में जो भटकाव है ना, रायपुर की तुलना में बहुत ज्यादा है। रायपुर की तुलना में बहुत ज्यादा है। मतलब वहाँ पढ़ाई का माहौल है, पढ़ने वाला बच्चा पढ़ के निकल जाएगा, लेकिन जिसका ध्यान थोड़ा चंचल है ना, ध्यान भटकने का संभावना भी वहां बहुत ज्यादा है। ये चीज मैं देखा कि कई सालों से लोग पढ़े हुए हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव चीजें नहीं है। ऐसे सही बोल रहे हैं आप जी। और कंटिन्यू करो आप अपनी बात को, जो आप बता रहे थे। तो जो भटकाव था ना, बहुत ज्यादा था। फिर मैं ये अपने आप को एक दिन समझाने लगी। मतलब मेरे मित्र लोगों ने ये बताया कि तू कर क्या रही है, तू क्या करने की, तू क्या कर रही है। मैं भी खुद से सवाल पूछने लगी कि हाँ मैं सच में कर क्या रही हूँ। मैं तो लोगों को देखकर उनके जैसे भेड़िया चाल चलने लगी ना, जो मतलब भीड़ जहां जा रही है मैं भी उनके पीछे पीछे भागने लगी। फिर याद आया मैं तो कुछ दूसरे ही मकसद से यहाँ आई थी। मैंने अपनी जरूरत, मतलब इच्छाओं को कम किया, कम चीजों में संतुष्ट होने लगी। तब जाकर मैं वहां टिकी और मेरे खर्चे कम हुए और फिर मैं अपने रास्ते पे आ गई कि हाँ ये मेरा लक्ष्य है, मुझे इसी लक्ष्य पे चलना है। और जब लोग बोलते थे ना कि अरे ऐसे रहते हो, वैसे रहते हो, देहाती बोलते थे, सीधी सी बात बता रही हूँ, देहाती। मैं बोली कि हाँ ठीक है, हम देहाती, क्या करें, ठीक है देहाती दरोगा, देहाती है भैया, क्या करेंगे। लेकिन एक समय आया ना, आज जो शहर के बच्चे हैं, हाँ, और उनके बच्चे हैं, शादी कर लिए, बच्चे हैं, कोई सक्सेस नहीं हो पाया, कोई और कुछ,
रास्ता भटक गए तो आज वो माथा तो- पीट रहे हैं, हाँ, बस ऐसे ही है। जी। तो बच्चों, इसमें मैं कुछ और बोलना चाहूंगी जो हाँ, हाँ, बिलासपुर के हाँ, बच्चों के लिए हाँ, है ना, बिल्कुल, बिलासपुर आप के बच्चों के बिलासपुर से लिए। ही हैं। हाँ, बिलासपुर से मैं मतलब बिलासपुर ज्यादा तैयारी समय की, है। वहां मैं 5 साल रही हूँ, वहां तैयारी जी, की हूँ, तो वहां के बच्चों को मैं बहुत बोलना सारे बच्चे चाहूंगी, जो हमारे बिलासपुर से भी दिख रहे हैं हाँ, हमको। कि ना उनके पास भटकाव के लिए बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, लेकिन वो एक बार अपने आप से सवाल पूछे कि हम यहाँ करने क्या आए हैं। क्योंकि मम्मी पापा, सबके मम्मी पापा हैं, ठीक है, सबके पास, किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसे, लेकिन एक बार अपने आप को अपने मम्मी पापा की जगह पे रख के देखिए कि वो कहाँ से वो पैसे ला रहे हैं और अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। खासकर मैं लड़कियों से कहना चाहूंगी, माता पिता से कई लड़कियां 10,000 20,000 लेती हैं, इतना खर्चा नहीं है किसी लड़की का। अपनी जो इच्छाएं हैं उनको कम कर दें और अपने लक्ष्य पे ध्यान दें, क्योंकि लड़कियों को अभी के टाइम पे आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अभी के टाइम पे लड़कियों की जिंदगी ऐसे है कि ना बनते बनते बिगड़ जाती है, बनते बनते बिगड़ जाती है। तो उस जब बिगड़ी हुई जिंदगी में वो खुद को संभाल सके, इतना अपने आप को काबिल बनाना है, इसलिए लड़कियां ज्यादा ध्यान दें खुद के ऊपर, यही कहूंगी। जी। मैम, अभी आपका कहाँ रहना होता है? मैं तो अभी बंजारा हो चुकी हूँ, कभी मामा यहाँ, कभी घर पे, कभी दीदी यहाँ, ऐसा चल रहा है। या फिर प्रॉपर घर कहाँ है? प्रॉपर मेरा घर है जांजगीर चांपा जिला में शिवरी नारायण के पास, बिर्रा बिर्रा गाँव। हाँ, वहाँ आपका मतलब आपका फादर का घर है? हाँ, वहीं रहते हैं? हाँ, वही है मेरा। जी। तो बिर्रा गांव में अभी जब आप जाते हैं तो किस तरीके का सम्मान मिलता है? बहुत अच्छा मतलब जब जाएंगे ना, गांव का सम्मान अलग होता है। गांव का अलग होता है, क्योंकि गांव में अगर आप, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर आप अकाउंट ऑफिसर बनते हैं, मतलब ऐसा नहीं, बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा पोस्ट है वो, अगर आप कुछ भी मतलब ऐसा कोई पद धारण करते कि गांव वाले उसका नाम नहीं सुने, नाम नहीं सुने कि फलाना ये है, ढिमकाना ये है, ऐसा, तो मेरे को लगता है कि उतना प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आप जब आप बोलते हैं कि 2 स्टार दरोगा, तो उसका प्रभाव ज्यादा, क्योंकि हर किसी को काम होता है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये आपके जीवन में अलग तरीके का होगा। हाँ जी मैम। तो जब मैं गांव जाती हूँ ना, तो एक चीज फील की कि वहां ना कांस्टेबल जो होते हैं ना, हमारे गांव में बहुत सारे बच्चे हैं कांस्टेबल सिलेक्टेड हैं, तो उनकी माओ को ये बोले जाते हैं पुलिस के दाई है, पुलिस के दाई, आप दरोगा दाई। पुलिस के, उनको नहीं पता था ना, उनको ये नहीं पता कि कांस्टेबल का पोस्ट छोटा होता है और 2 स्टार दरोगा का पोस्ट बड़ा होता है, उनको ये नहीं पता, उनको बस वर्दी दिखती है, हाँ पुलिस, उन लोग पुलिस में हैं, उन लोग बहुत पैसा कमाते हैं, ये उनके दिमाग में था। अब जब ये भर्ती बहुत लंबे से चली ना, तो हमेशा पेपर में नाम आना, फिर फोटोज आने, फिर ये पता चला कि फलाना की बेटी जाती है, हमेशा उसका भी तो सिलेक्शन होने वाला है, शायद इसीलिए जाते रहती है। तब उनको ये पता चला कि पुलिस का बड़ा पोस्ट होता है, तो उन लोग ये नहीं बोलते ना 2 स्टार दरोगा, ऐसा नहीं बोलते, उन लोग बोलते पुलिस में ही कोई बड़का अधिकारी बने हैं, ऐसे। हाँ, ठीक। और ना उन लोग ये बोलेंगे ना, कांस्टेबल को डंडा पुलिस बोलेंगे और इसको ना बड़ा ऑफिसर बोलते हैं, ऐसा डंडा पुलिस। ऐसा बोलते हैं। तो ये चीज ना वहां पे अच्छी लगी, और अच्छा लगता है कि भाई अब सब लोग जानने लगे हैं, और मेरे सम्मान बढ़ गया। मेरे इस सिलेक्शन के बाद एक चीज मैं फील की, मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में ही एक चाचा जी हैं, उनकी 7 बेटियां, उनमें से 3 या 4 की शादी हो चुकी है, बाकी 2 लड़कियों की हिम्मत हुई मेरे रिजल्ट आने के बाद, उन लोग ये बोलने लगे कि छोटी दीदी गई है बिलासपुर, वो तैयारी की, हम लोगों को भी एक मौका दीजिए। और कहीं ना कहीं उनके माता पिता को भी ये समझ में आया कि लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए, इस वजह से आज वो लोग हेल्प किए अपनी बेटी का, और दोनों लड़कियां कांस्टेबल भर्ती का आता है, फिजिकल निकाल के बैठी हैं, फिजिकल निकाल ली, बन जाए तो हाँ, फिजिकल क्लियर की, हाँ, और अभी वो लोग तैयारी कर रही हैं, बहुत बढ़िया, हाँ, आगे की तैयारी कर रही हैं, और अभी शायद वो लोग सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रही हैं, लिखित परीक्षा। हाँ, लिखित परीक्षा दोनों का एक समय ऐसा हो गया कि लिखित परीक्षा उसकी है, अगर लिखित परीक्षा पहले से ऐसा ही, हाँ, ऐसा ही है दोनों की। तो ये चीज देख के और सुन के अच्छा लगता है कि मैं किसी को मोटिवेट करने के काम तो आई, कभी किस लाइफ में कुछ अच्छा हो गया, होता है ना, ये लगता है बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति हमसे आके पूछता है तो ऐसा फील होता है कि अब वो बात अंदर आ गई कि सामने वाले को मैं कोई ज्ञान दे सकता हूँ। नहीं तो ये सिलेक्शन के पहले मन से आता ही नहीं था, मैं भी पढ़ाता था, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई मेरे से पूछ रहा था ना सर कि इसको कैसे करना, ये क्या होगा, मेरे मन में सट से एक बात स्ट्राइक करती थी, मैं खुद नहीं कर पाया हूं, मैं तेरे को क्या बताऊं। सही बात, मतलब ये चीज ऐसी नहीं है, कई लोग ऐसे होते हैं कि सिलेक्शन भी ले लेते हैं, लेकिन उनको क्या है कि टीचिंग फील्ड से एकदम लगाव होता है कि
पढ़ाना ही है, तो वो एक बार बताया तो अच्छा लगता है। लेकिन अब जैसे कि मैं कभी नहीं पहुंच पाया था, कोई छोटा पोस्ट भी मेरे को नहीं मिला था, तो बताने में हिचक लगती थी। लेकिन अब जब मिल गया तो एक आधार ऐसा बन जाता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो बात सही थी, अब ऐसा लगता है। आपको भी ऐसा ही लगता होगा? मैं एक छोटा सा किस्सा बताऊंगी जो हुआ। अच्छा। मैं एमएससी में थी, जो सर जी पूछे, वो गवर्नमेंट टीचर हैं, उनकी बेटी बहुत, मतलब हमारे टाइम में जो हमारा बैच निकला 12th में, उसमें लड़की में वो टॉपर थी, 92 या 96 समथिंग उसका परसेंटेज था उस टाइम का। बहुत टैलेंटेड लड़की। और एक होता था, भेदभाव होता था हमारे गांव में, हम लोग गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे, हम लोग शिशु मंदिर के बच्चे थे, तो शिशु मंदिर के बच्चों को ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता था। कहीं पे भी जाते थे ना तो उन लोगों का एक अलग रुतबा रहता था, और हमको ये बोला जाता था, अरे इन लोग तो पोराबाई स्कूल के हैं। बिर्रा का एक कांड हुआ था नकल प्रकरण वाला पोराबाई का, तो उसके वही का था वो? हाँ वही का था। उसकी वजह से ना वो ज्यादा मतलब बदनाम था हमारा स्कूल। तो जब आपका स्कूल था वो? हाँ हमारा स्कूल था, ठीक है, हमारा स्कूल था। तो ये भेदभाव हुआ करता था। तो जब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मेरे ग्रेजुएशन में बहुत कम मार्क्स, बहुत ही कम, क्योंकि मैं तो ये भी नहीं सोची थी कि मैं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं तो स्कूल में पढ़ाने जाती थी, समय मिल नहीं पाता था, जैसे तैसे निकल गया। उसके पिताजी एक दिन मिलते हैं, बोलते हैं बेटा हो गया। हाँ ग्रेजुएशन, मेरी फ्रेंड जो बात कर रही थी अभी है ना, जो टॉपर थी, उनके पिताजी मिले, बोलते हैं हमारी बेटी का इतना परसेंटेज है। मैं बोली बहुत अच्छी बात है अंकल, बहुत अच्छा है, बहुत सुन के अच्छा लगा। फिर एमएससी हुआ हमारा। उसका तो एमएससी ये था कि वो बीएड करेगी आगे, इसलिए वो एमएससी की। मेरा तो ये था कि मैं क्या करूं, मेरे पास ऑप्शन था नहीं, एमएससी कर ली। क्योंकि एमएससी कर ली, ये सोची कि एमएससी किए रहूंगी, कहीं ना कहीं हाँ टीचिंग फील्ड पे चली जाऊंगी, सरकारी नौकरी नहीं मिला तो गवर्नमेंट प्राइवेट में ही चली जाऊंगी। और ऐसा था कि क्या करूंगी लाइफ में आगे, क्या करूंगी, क्योंकि मेरे पास तो अंधेरा ही अंधेरा था ना, कुछ था ही नहीं ऑप्शन कि मैं कहीं बाहर जा सकूं। वो तो किस्मत अच्छी थी उस समय कि मैं बिलासपुर आ गई, ये कहा जाए। तो मैं सोचने लगी कि एमएससी कर लीजिए। अब एमएससी का जब रिजल्ट आया ना, तो फाइनल रिजल्ट पे मेरे को पता चल गया था कि उस लड़की का मेरे से कम परसेंट है। तो मैं भी बोलने लगी अंकल कितना आया आपकी बेटी का परसेंट, जानबूझ के मैं पूछी क्योंकि मेरा उससे कम से कम तकरीबन 15 से 20% एक्स्ट्रा था। तो वो बोले इतना है, हमारी बेटी का इतना है, मैं नाम नहीं लूंगी, हमारी बेटी का इतना है ऐसे। तो फिर वो पूछ तेरा कितना है बेटा, तो मैं भी बड़े धाक के साथ एकदम सीधा जब मेरे को पता था मेरा इतना है अंकल, हाँ 15% ज्यादा है ऐसे करके ना, तो उनका मुंह इतना छोटा सा हो गया था। तो परसेंट नहीं बता के 15% हाँ, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी लोगों को कि इंसान की काबिलियत उसके परसेंट से जज नहीं कर सकते ना, कि उसका परसेंट ज्यादा है कि इसका कम है। नहीं, हम दो फ्रेंड थे हमारे एमएससी में, बैक बेंचर थे हम लोग, हमारे बैक भी लगे थे एमएससी में। हम दोनों आज गवर्नमेंट जॉब अभी मैं लेने वाली हूँ, और वो ले चुकी है, 1-1.5 साल से वो टीचिंग फील्ड पे है, वो वर्ग 2 में जॉब कर रही है। और बाकी जितने टॉपर थे सब अभी किसी की शादी हो गई, बच्चे खिला रहे हैं, तो कोई प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, मायने नहीं रखता। तो कई लोगों की परीक्षा में ये चीज मायने नहीं रखता। गांव के बच्चे क्या करते हैं, गांव के बच्चों के लिए कहूंगी ना, क्योंकि गांव के बच्चे लोग ज्यादातर ये मानसिकता बना के रखते हैं कि कॉलेज के परसेंट या स्कूल के परसेंट से कंपटीशन हम निकाल सकते हैं, ये उनकी मानसिकता रहती है। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ जो ये सोचते हैं कि हम कॉलेज में अगर अच्छा परसेंट लाते हैं तो हमारा सरकारी नौकरी लगने का चांस ज्यादा है। ये गलत अवधारणा है, एकदम गलत अवधारणा है। ये अवधारणा पूरी की पूरी गलत है। आपको कंपटीशन के लिए अलग से तैयारी करनी होगी, वो कॉलेज का मायने नहीं रखता। मैं तो ये भी कहूंगी कि 12वीं के बाद आप अगर कंपटीशन में की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी चीज को, जैसे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं, वो प्राइवेट कीजिए, अपना पूरा समय कंपटीशन एग्जाम में दीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दीजिए। सही बात है, ये धारणा है एकेडमिक्स में। और हमारे मतलब जो परिवार में भी ऐसा बोलते हैं, उनको खुद को नहीं पता रहता है। ये बात अलग है कि 5वीं में अच्छा कर ले, 8वीं में अच्छा कर ले, 10वीं में अच्छा कर ले, 12वीं में अच्छा कर ले, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद कॉलेज में फाइनल ईयर में अच्छा कर ले, परसेंट सुधार ले। परसेंटेज कोई भी मायने नहीं रखता है। परसेंटेज केवल वो जो टोनर है ना, मेरे को लगता है वो टोनर की भी बर्बादी है, और टोनर की भी बर्बादी है। इसके बदले तो ग्रेड देना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। मार्कशीट आपकी सिर्फ इसी काम में आती है कि आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाए। 10th की मार्कशीट, 12th में, मतलब 12th में फिर भी थोड़ा सा सकारात्मक लगता है। 10th तक तो समझ में नहीं आती मेरे को शिक्षा पद्धति, क्योंकि उस समय माइंड शार्प होता है, कुछ चीजें अपन ऐसी पढ़ते हैं तो माइंड थोड़ा सा तेज होता है। वही है
मेरे भी गांव में ये सब धारणा बनी हुई है एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करने की, बहुत अच्छा परसेंटेज लाने की। मैं ये नहीं बोलता कि एकेडमिक्स में पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए। मतलब व्यक्ति अगर अपने दिमाग में जोर ही नहीं डालेगा तो आगे मेहनत भी नहीं कर पाएगा। वो पढ़ाई भी कहीं ना कहीं काम आती है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा नहीं किया है तो वो प्रतियोगी परीक्षा में भी अच्छा नहीं कर पाएगा। अपन तो कितने सारे एग्जाम्पल देखते ही हैं, कई लोग IPS IAS भी बन जाते हैं जिन लोग 2nd डिवीजन से पास होते हैं। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचे कि अगर अभी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, खासकर हमारे पुलिस विभाग वाले, इनको बहुत मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा। इनको मतलब मैं देखता हूँ अपनी क्लास में बहुत जल्दी डिमोटिवेट होते हैं। आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए, आपका बैकग्राउंड कैसा भी है, कुछ भी, अगर आप 2nd डिवीजन से पास हुए, अगर आप फेल भी हुए एक आध साल, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जहां पर हैं वहां पर भरपूर मेहनत करिए, जैसे मैडम किए थे मेहनत, बता ही रहे आप ही, आपके सामने साक्षात आपके सामने मौजूद है जी। मैं बच्चों के मन में एक सवाल आता है, मैडम गणित से बहुत डर लगता है, दीदी गणित से बहुत डर लगता है। हाँ, तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूंगी कि मेरे 10th में ना साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स थे, जबकि मैथ्स में मेरे सबसे गंदे मार्क्स आए थे, सबसे 50 से कम नंबर आए थे मेरे 10th में, और वहीं साइंस में मेरा आया था 96। इतना आया था, इतना डिफरेंस था, जबकि मैं साइंस ली ही नहीं। और मैं जब मैं घर में चर्चा की तो घर वाले ये बोलने लगे कि जो जिसमें नंबर अधिक है उसमें जाओ, उसमें तुम कर पाओगे। ऐसा नहीं होता है, मैंने वो चूज किया जिसमें मैं कमजोर थी और उसी को अपना ताकत बनाया। और किसी भी चीज को अगर आप बड़े से पत्थर को कई साल तक पीटते रहेंगे तो वो एक दिन टूटेगा ही टूटेगा। सही है, वही है मैथ्स रीजनिंग। वाकई में 2 घंटे का पेपर है हमारे सब इंस्पेक्टर में, जिसमें 100 क्वेश्चन अपने को हल करने हैं, मतलब 120 मिनट में 100 क्वेश्चन। वाकई में मुझे भी ऐसा लगा था, मेरा सबसे कम नंबर मैथ्स रीजनिंग के पेपर में ही आया, 3rd पेपर में। मेरे को ऐसा लगता है कि इस रणनीति में थोड़ा सा और सुधार करके ज्यादा समय मैथ्स रीजनिंग को देना था, क्योंकि वाकई में अगर वो पत्थर बड़ा है तो उसको ज्यादा बार पीटना भी पड़ेगा। ऐसा सही बोल रहे हैं आप जी। और मैं जब बिलासपुर आई ना, उस समय मेरे भैया की स्थिति जब बहुत थोड़ा ठीक ठाक हो गई थी, तो मैं उस समय एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन की। बहुत कम समय जा पाई क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही, तो बहुत पढ़ने के लिए गई थी। हाँ, बहुत कम समय दे पाई थी अपने आप को उस समय, क्योंकि लॉकडाउन हो गया ना और PSC के एग्जाम आ गया ना, तो PSC के एग्जाम जैसे आते 1 महीने पहले से ही बच्चे कम जाना शुरू कर देते हैं, मतलब खुद को समय देने लगते हैं। तो मैं बीच से गई, वही सितंबर का महीना था, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने बच गई, जनवरी से जाना खत्म। इस 4 महीने में मैं सिर्फ 1.5 महीने मैथ्स पढ़ पाई। तो 1.5 महीने जब मैं मैथ्स पढ़ पाई तो सोचिए क्या पढ़ी होंगी, कुछ नहीं, क्योंकि मैथ का सिलेबस बहुत बड़ा रहता है, 1-2 पॉइंट में पढ़ पाई थी। तो जब पूछते थे सर तो बोलते थे कि क्या किए हो, मैं बोली MSc की हूँ मैथ्स में। फिर भी तुमसे नहीं बनता मैथ्स, ऐसा बोला जाता था। MSc मैथ्स फिर भी तुमसे नहीं बनता। तो मैं बोली MSc में मैथ्स में होता ही क्या है, वो तो प्योर थ्योरी रहती है, अभी हमको कैलकुलेशन करने हैं, इतने सारी चीजें, तो ये तो 7-8 में पढ़ा गया है। अरे हम तो 7-8, हम तो सरकारी स्कूल वाले बच्चे हैं भाई, कैसे बताएं हमको क्या, हम तो रट्टा मार के गए थे 10th में भी 12th में भी। तो वो उसको कमजोरी नहीं बनाना है। अगर आप चाहेंगे ना, समय जितना देंगे जिस चीज को, उसमें आप उतने ही माहिर होते जाएंगे, उतना वो चीज सरल होती जाएगी आपके लिए। मैं 1.5 महीने पढ़ी, मैं बताई 1.5 महीने, उसके बाद मैं किसी कोचिंग सेंटर में नहीं गई। तो मैं क्या की, मैं यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट की। लॉकडाउन के टाइम पे यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट की। पुराने जो वीडियो थे ना, फ्रेंड लोग सजेशन दिए कि SSC वगैरह का तू ना वीडियो देखा कर। वहां से मैं मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना शुरू की। मैं तो रीजनिंग भी क्या होता है नहीं जानती थी। अब भाई ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आते थे, मैं ये पूछती थी घर आके, इसकी माँ उसकी बहन, ये क्या होता है भाई? हाँ, इसके पिताजी के फूफा जी मेरे ये है, ये कैसा क्वेश्चन है, ये होता कौन है, ये मतलब कि किस टाइप का रिलेशन बना रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, समझ ही नहीं आता था। कोडिंग डिकोडिंग ये क्या होता है, उस समय कुछ भी नहीं पता था, पूरा नया था। फिर धीरे धीरे उस चीज में मैं ना फोकस की, बनाना शुरू की, दोस्तों से मदद लेने लगी जिनको आता था, उनसे मैं पढ़ते, ग्रुप में उन लोग बताते थे, पढ़ने बैठते थे, गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियां, तो मैं वहां पे जाके बस बैठ जाती थी। समझ तो आता नहीं था और पूछने की हिम्मत नहीं रहती थी ना, क्योंकि वहां पे ना पूछने से ना बड़ा जलील सा महसूस होता था कि भाई उनको सब आता है, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं कमजोर हूँ, मैं गधी हूँ, उन लोग सब होशियार है, ऐसा मन में फील आता था। फिर मैं देखी चलो ठीक है, अब धीरे धीरे कोशिश करने लगे, बस कोशिश की, सच में समझ में आने लगा, पढ़ते गई और मजा आने लगा फिर। अच्छा, लास्ट कुछ सवाल पूछते हैं। मेरे को आप ये बताइए कि अपराध तो कई प्रकार के होते हैं ना, आप अगर अभी विभाग में जब जाएंगे
तो सबसे ज्यादा मतलब आपको मतलब जो क्षेत्र रहेगा विशेष अगर आपको काम करने के लिए मिलेगा, कई से अच्छा रहा होता है, जैसे कि महिला थाना होता है, साइबर होता है, CID होता है, तो किस क्षेत्र में आप जाना प्रेफर करेंगे? मैं महिला थाना और साइबर ये 2 चीज का चुनाव करूंगी जी। क्योंकि ना पर्सनली मैं इस चीज को फेस कर चुकी हूँ ना, इस वजह से ना मैं उस महिला फील्ड अपराध में, के लिए। हाँ, इस फील्ड में ना मैं मतलब जाना चाहूंगी और ना लोगों को जागरूक करना चाहूंगी। धाकड़ पर्सनालिटी वाले दरोगा बनना चाहेंगे कि नॉर्मल एक जो सुलझा हुआ होता है, सौम्य शांत दरोगा, या धाकड़ दरोगा? देखिए, शांत सौम्य शायद हमारे डिपार्टमेंट में होता इसका ही नहीं कुछ। रोल नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब जब हम कहीं जाएं तो लोगों को लगना चाहिए कि इनमें कुछ बात है, इनसे हम कुछ सीखें। लोगों के मन में ये आना चाहिए, मतलब एक अपना व्यक्तित्व, अपनी पर्सनैलिटी हम इतना अच्छा डेवलप करें और लोगों के सामने में जाए ना तो लोग आकर्षित हों, हमारे व्यक्तित्व के प्रति भी आकर्षित हो। सौम्यता होनी चाहिए बातों में, लेकिन जब काम करने का टाइम आए तो वहां पे धाकड़ होना जरूरी है। बहुत जबरदस्त आंसर, शानदार, मैं प्रेरित हूँ आपकी बात से। इसमें आखिरी एक सवाल, अपने बारे में आप कुछ भी अगर बच्चों को बताना चाहें, उनको मोटिवेट करना चाहें, तो अपने बारे में आप कोई भी बात इस मंच के सहारे रख सकते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि अपनी परिस्थितियों को देखकर जो भगते हैं, ये बोलते हैं कि मेरे पास ऐसी सुविधाएं नहीं थी, नहीं तो मैं ये कर जाता या ये कर जाती, तो ये जो अवधारणा है ना, आप निकाल दीजिए। हम मध्यम वर्गीय परिवार के जो बच्चे होते हैं ना, हम लोगों को शुरू से ही ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे जो माता पिता है ना, उनके बदौलत ही हम कुछ ना करें, हम भी कुछ अपने तरफ से कुछ करें। मतलब हम आसपास देखें, जो हमारे आसपास में जो भी ऐसे बच्चे जिनसे हम प्रेरित हो सके या फिर जिनसे हमको हेल्प मिल सके, उनके पीछे लगना चाहिए। मैं भी, मेरे पड़ोसी में एक भाई था, बहुत अच्छा टैलेंटेड लड़का था, उसके पास जाती थी, उससे पूछा करती थी। 2018 में पहली बार मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाई थी, लैब टेक्नीशियन का आया था 2018 में, उसमें उसका सिलेक्शन भी हुआ था। तो मैं पहली बार गई थी और मैं पूछी थी कि ये होता क्या है। तो ऐसे अगर आपको आगे बढ़ना है ना तो आप पूछिए, बिना झिझक के पूछिए, शर्माइए मत, जितना निर्लज हो सकते हो जाएं, क्योंकि निर्लजता, भले ही हम उस टाइम निर्लज हो जाते हैं लेकिन हमको जानकारी तो मिलती है। लोग बोलेंगे कि अरे कितने पूछते हैं, कितने सवाल करते हैं, लेकिन क्या वो भी तो कहीं ना कहीं तो पूछे होंगे ना। भाई हर किसी के मन में एक होता है कि मुझे ये चीज जानना है। कई लोगों को पहले से बताने वाले होते हैं, लेकिन हमारे पास कोई बताने वाला नहीं है तो क्या करें, किसी न किसी का तो पीछा करेंगे ना। तो पूछिए, अपनी जितनी भी जानकारी, मतलब कि अपने मन का जितना भी सवाल है ना, आप पूछ लीजिए। पूरे ना मन में जितनी भी दुविधाएं है ना, उसको दूर ही कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। सही है। इसमें ये भी है ना कि आप जो सुविधा वाला बोल रहे थे, वो मन में दोबारा आया मेरे, और वाकई में मैं कहीं ना कहीं देखा हूं कि अगर बच्चे को समय से पहले आप एक्स्ट्रा सुविधा देने लगे तो वो वाकई में सुविधा भोगी हो जाता है और संघर्ष से वो दूर होता चला जाएगा। और आप फिर उससे, मतलब मैं तो ऐसा मानता हूं कि अगर हमारे पास ये है ना हैसियत कि हम अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, अच्छी कार चला सकते हैं, या फिर अच्छा फोन रख सकते हैं, अगर वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आधा तो प्रतियोगी परीक्षा से वो ऐसे ही बाहर हो गया। जानबूझ के अपनी सुविधाओं को त्याग देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जानबूझकर त्यागने से, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर अपन सुविधा के करीब है तो संघर्ष से दूर है, और आप उस समय आप उससे संघर्ष की अपेक्षा करेंगे तो उससे मिलना कुछ नहीं है। ये चीज मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में खुद महसूस किया हूँ। वही चीज है, आप लोग को भी मैं मतलब यही सलाह दूंगा। मैडम का जितना मैं समझ पाया हूँ कि मैडम संघर्ष से ही अपने आप को मोटिवेट की है। जितना संघर्ष वो देखे हैं उतना वो अपने पोस्ट के नजदीक पहुंची है। अब नजदीक भी क्या है, अपने पोस्ट को, अपने ड्रीम को प्राप्त भी कर चुकी है। वही चीज मैं आपसे भी आशा करूंगा और ऐसी कामना करूंगा कि आप लोग भी बहुत जल्दी, है ना, अथक प्रयास करके, सुविधा को छोड़कर संघर्ष को अपनाकर बहुत जल्दी वर्दी धारण करेंगे। जितने भी मेरे कांस्टेबल भाई लोग जिनको मैं पढ़ाता हूँ, जिनको मैं नहीं भी पढ़ाता हूँ, जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन सभी को से मैं मतलब ऐसी आशा करूंगा कि आप लोग भी बहुत जल्दी वर्दी धारण करेंगे। आप लोग को हम लोग यहाँ जिस प्रकार मैम को इनवाइट किए उस प्रकार आप लोग को भी हम लोग इनवाइट करेंगे। ये जो हमारी कड़ी है पॉडकास्ट की कड़ी में कुछ लोग और हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं।
आप लोग को मोटिवेट करना चाहते हैं, तो ये जो कड़ी हम लोग श्रद्धा कलश मैम से चालू किए ये चलते रहेगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।